आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का रह रहा है, उसे करवाएंगे। एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का वाकई बहुत अच्छा मेंस का जो मेंस की आंसर राइटिंग चल रही है उसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। और आप में से बहुत बहुत बच्चे बहुत अच्छे ढंग से लिख भी रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आप रेगुलर वे में क्लास को लोगे और रेगुलर वे में आंसर राइटिंग करोगे तो आपका जो आंसर राइटिंग में बहुत अच्छा सुधार आपको मिलेगा। और आप एक महीने बाद देखिएगा कि वाकई आपकी आंसर राइटिंग में काफी सुधार आ चुका होगा। ठीक है। मैं बार बार कहता हूं कि आंसर राइटिंग कोई जन्म से आंसर राइटिंग पैदा नहीं होती और ना ही ये कोई रॉकेट साइंस है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, ये आंसर राइटिंग आपकी उतनी ही अच्छी होती चली जाएगी। बस बशर्ते कि आपको शब्दों का चयन अच्छे ढंग से करना है और आंसर को हमेशा सरल भाषा में लिखना है। ये नहीं कि बहुत कठिन भाषा आप लिखो, क्योंकि कठिन भाषा पे कभी मार्क्स नहीं मिलते हैं। ठीक है। आंसर आपका जो होना चाहिए वो क्रिएटिव होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, उसमें आपकी सकारात्मकता दिखाई देनी चाहिए। और कहीं ना कहीं सरकारें जिस तरीके से जिन चीजों पे फोकस कर रही हैं, मैंने जैसे आपको आंसर राइटिंग में बताया कि हमें सरकार का लोकस और ग्लोबल वाला जो फंक्शन है उस पर भी हमें फोकस करना चाहिए कि सरकार की सोच क्या है, सरकार के उद्देश्य क्या है, सरकार के लक्ष्य क्या है। और उस तरीके से हमें आंसर को कनेक्ट भी करना चाहिए। ओके, चलिए खैर, जम्मू कश्मीर के बारे में मैं बता तो रहा हूं ना। इसके बाद मैं यूनियन टेरिटरी संघ शासित प्रदेश का टॉपिक पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं दिल्ली के विषय में, पुडुचेरी के विषय में और जम्मू कश्मीर के विषय में बताऊंगा, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन मेंस के आते रहे हैं। ठीक है, वो इसी के साथ जुड़ जाएगा। चलो खैर, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा नेटवर्क में मुझे लग रहा है कि आज थोड़ी दिक्कत आ रही है। देखिए, टॉपिक का नाम हमारा क्या है, संघ और इसके राज्य क्षेत्र, और आज हम इसको खत्म कर देते हैं। और क्लास थोड़ी लंबी भी हो सकती है, क्योंकि आज हर तरीके से हमें ये टॉपिक खत्म करना है। अब लास्ट क्लास में मैंने आर्टिकल 1 पूरे तरीके से बता दिया था कि आर्टिकल 1 का मतलब क्या है, जिसमें मैंने बताया कि भारत एक जो है राज्यों का संघ है और हमने संघात्मक शब्द अपने संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है। वैसे तो देखा जाए तो संरचना वाइज हमारा देश एक संघीय प्रणाली वाला देश है, लेकिन अगर हम विचारात्मक रूप में देखें या भावनात्मक रूप में देखें तो हम एक तरीके से एकात्मक जो है, हमारा संविधान एकात्मक की ओर भी झुकाव रखता है। यानी कि कहने का मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि भारत एक संघात्मक प्रणाली वाला देश है, लेकिन भारत का जो संघात्मक है वो राज्यों के संघ के रूप में, यानी कि यूनियन के रूप में काम करता है, जिसमें केंद्र मजबूत है और राज्य कमजोर है। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। फिर मैंने ये भी समझाने का प्रयास किया था कि भारत के राज्य क्षेत्र और भारत संघ में अंतर होता है। भारत के राज्य क्षेत्र का मतलब है कि उसमें राज्य भी शामिल होते हैं, उसमें संघ शासित प्रदेश भी शामिल होते हैं और ऐसे क्षेत्र भी शामिल होते हैं जो इस टाइम भारत के नहीं हैं, लेकिन आने वाले भविष्य में भारत के बन सकते हैं, जिनको हम एक तरीके से अर्जित क्षेत्र या एक्वायर्ड टेरिटरी भी कहते हैं। फिर मैंने ये भी बताया कि भारत संघ में केवल राज्य शामिल होते हैं, क्योंकि भारत संघ केंद्रों और राज्यों से मिलकर बनता है। और यही कारण है कि हमने जो है शक्तियों के विभाजन के रूप में हमने 7वीं अनुसूची को दिया है, जिसमें संघ सूची में कौन से विषय होंगे, राज्य सूची में कौन से विषय होंगे, ये हमने दिए हुए हैं। ठीक है, राइट। अब आपने ये भी देखा होगा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया कि किस तरीके से जो फ्रांसीसी उपनिवेश थे, यानी कि पुडुचेरी के जो क्षेत्र थे, वो कैसे भारत में शामिल हुए, कौन सा संविधान संशोधन हुआ। जो पुर्तगाली क्षेत्र थे, दादर एंड नागर हवेली, दमन दीप और गोवा, ये किस तरीके से भारत में शामिल हुए, किस तरीके से यूनियन टेरिटरी बनी। फिर मैंने कहानी रियासतों की भी बताई, जिसमें मैंने थोड़ा बहुत जम्मू कश्मीर के विषय में, हैदराबाद के विषय में, जूनागढ़ के विषय में बताया। सिक्किम की कहानी बताई कि सिक्किम कैसे भारत में शामिल हुआ, कौन सा संविधान संशोधन हुआ, वगैरह वगैरह। ठीक है। अब बात यहां पर आती है कि हमारा जो टॉपिक है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, यानी कि इट्स टेरिटरी। तो अब हम देख लेते हैं आर्टिकल 2। पहले समझ लेना, उसके बाद लिखना। देखिए, ये जो आर्टिकल 2 है, क्योंकि आर्टिकल 1 में तो तीनों क्लॉज में पढ़ा चुका था, अब आर्टिकल 2 क्या कहता है। ये कहता है संघ में नए क्षेत्रों का प्रवेश या स्थापना।
अब इसमें कई बार बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें आर्टिकल 2 और 3 समझ में नहीं आता, ये क्या कहना चाहता है। देखिए यहां पर ये बात बोली गई है, आर्टिकल 2 कहता है कि संघ में नए क्षेत्रों का प्रवेश या स्थापना। तो यहां पर संसद साधारण बहुमत के साथ कानून बना के नए क्षेत्रों को भारत में प्रवेश करा सकती है, या संघ में नए क्षेत्रों को स्थापित यानी कि प्रवेश करा सकती है, या नए क्षेत्रों का स्थापना की जा सकती है। अब यहां पर यह भी बात बोली गई है कि यहां पर अगर सरकार कोई शर्त या निर्बंधन लगाना चाहे तो लगा सकती है, ठीक है, क्योंकि शर्तों और निर्बंधनों सहित बात इसमें बोली गई है। अब थोड़ा ध्यान से समझना, इसका मतलब ये आर्टिकल दो बातों को कहता है। एक तो कहता है कि संघ में नए क्षेत्रों का प्रवेश यानी कि संघ में नए क्षेत्रों को शामिल करना। दूसरी बात, यहां पर इसको थोड़ा सा काट दो, ये वाला पॉइंट यहां पर लिखो, नए क्षेत्रों को स्थापित करना, नए क्षेत्रों को स्थापित करना। अब दो चीजें हैं, लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज हो रहा होगा कि सर ये क्या है। देखिए आर्टिकल दो बातों को कह रहा है। एक तो कह रहा है कि ये संसद पर डिपेंड करता है, यानी कि केंद्र सरकार पर डिपेंड करता है कि केंद्र सरकार किस राज्य को या किस क्षेत्र को संघ में शामिल करेगी। जैसे आपने देखा कि जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था, तो इसका मतलब जम्मू कश्मीर भारत संघ का एक हिस्सा था क्योंकि वो एक राज्य था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया तो भारत संघ से वो आउट कर दिया। हालांकि जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है और भारत का राज्य क्षेत्र है, लेकिन भारत संघ में तो शामिल नहीं है। अब समझे इस बात को? मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम यूनियन ऑफ इंडिया के रूप में देखें, हालांकि जम्मू कश्मीर की अपनी सरकार है, उसके पास भी अपनी खुद मैटर को लेकर, खुद सब्जेक्ट को लेकर अपनी शक्तियां हैं, लेकिन भारत संघ को हम यही तो मानते हैं कि भारत संघ में कौन शामिल होते हैं? केवल राज्य ही शामिल होते हैं। थोड़ा ध्यान से समझना। तो ये पहला पॉइंट तो ये कहना चाहता है कि संघ में नए क्षेत्रों का प्रवेश या शामिल कराना, यानी कि ये पार्लियामेंट पे डिपेंड करता है कि कौन से क्षेत्रों को वो संघ में शामिल करेगी। और दूसरा पॉइंट कहता है कि नए क्षेत्रों को स्थापित करना, यानी कि ये ऐसे क्षेत्र हैं जो हमारे भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन मान लो हमने लाहौर पर अटैक कर दिया और लाहौर को हमने जीत लिया, तो हम आर्टिकल 2 के अनुसार लाहौर को अपने देश में स्थापित कर सकते हैं, यानी कि उसको अपने देश में शामिल कर सकते हैं। ये सेकंड पॉइंट इस बात को कहना चाह रहा है। यानी कि आर्टिकल 2 बातें कहना चाहता है कि संघ में राज्यों को शामिल करना और नए क्षेत्रों को भारत में स्थापित करना। इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 2 के अनुसार हम अपने भारत राज्य क्षेत्र के एरिया को बढ़ा सकते हैं। भाई कल को हमने सपोज करो बांग्लादेश पर अटैक कर दिया और बांग्लादेश जो है हम उसको अपने इंडिया में शामिल कर सकते हैं आर्टिकल 2 के अनुसार। और हो सकता है कि कल को भाई हमारे गृह मंत्री साहब जो है उनका मूड बिगड़ जाए और कहने लगे कि भाई हम बहुत दिन से जो है शांति के साथ जी रहे हैं, लेकिन अब तो भाई पाकिस्तान पर अटैक ही करना होगा। हालांकि ये संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक देश दूसरे देश के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन बट मेरा एक एग्जाम्पल के तौर पे कि हम जो नए क्षेत्र को भारत में जो स्थापित करते हैं वो आर्टिकल 2 के अनुसार ही करते हैं, और संघ में किसी क्षेत्र को स्थापित जो किया जाता, शामिल किया जाता, वो भी आर्टिकल 2 के अनुसार ही होता है। तो दो बातें आपको यहां पर समझ में आ गई होंगी। इसका मतलब बाहर के किसी क्षेत्र को जब हम भारत में शामिल करेंगे तो इससे भारत का एरिया क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये बड़े सिंपल तरीके से होगा कि संसद के द्वारा सिंपल मेजॉरिटी से, यानी कि साधारण बहुमत के साथ संसद जो है ऐसा कर सकती है। समझे? तो दोनों बातें समझ में आ गया। तो इसका मतलब आर्टिकल 2 लिख लो, संघ में नए क्षेत्रों का प्रवेश या स्थापना, और यहां लिख सकते हो बाय पार्लियामेंट यानी कि संसद के द्वारा। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है साधारण बहुमत। इसका क्या मतलब है? साधारण बहुमत। साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है
कि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का बहुमत, यानी कि जो सदन के अंदर उपस्थित हैं और जिन्हें वोट देने का अधिकार है, उनका जो बहुमत होता है उसको हम साधारण बहुमत कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि संसद साधारण बहुमत के साथ कानून बना के नए क्षेत्रों को भारत में स्थापित कर सकती है और क्षेत्रों को भारतीय संघ में भी शामिल कर सकती है। ठीक है, हाँ जी, दोनों ही पार्लियामेंट के द्वारा साधारण बहुमत से होगा, क्योंकि दोनों की बात कर रहा है ना कि नए क्षेत्रों को प्रवेश और स्थापित करना। प्रवेश का मतलब तो यहां पर ये हो गया कि ऑलरेडी कोई भारत का क्षेत्र है और पहले से ही वो अस्तित्व में है, उसको भारतीय संघ में शामिल करना। और नए क्षेत्रों को स्थापित करने का मतलब है कि वो क्षेत्र अभी अस्तित्व में नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में क्या पता हम दूसरे देश पर अटैक करके उसको भारत में शामिल कर लें। तो ये हो गया नए क्षेत्रों को स्थापित करना, और ये दोनों ही सिंपल मेजॉरिटी से होता है। ठीक है, हो गया। आगे बेटा समझ में आ गया कि नहीं आया? देखो, पहले पॉइंट का मतलब ये होता है कि संघ में नए क्षेत्रों का प्रवेश। संघ का मतलब क्या है? जैसे मान लो दिल्ली है, दिल्ली अपने आप में क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है। या जैसे मान के चलो पुडुचेरी है, पुडुचेरी आज कोई राज्य तो है नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये यूनियन ऑफ क्या है, यानी कि संघ राज्य क्षेत्र नहीं है ये। भाई यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? कि उसमें केवल राज्य ही आते हैं। तो कल अगर हम चाहें तो पुडुचेरी को अगर हम राज्य बना दें, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि वो संघ राज्य का हिस्सा बन गया। भाई मैंने आपको आर्टिकल 1 का तीसरा पॉइंट क्या बताया था? कि यूनियन ऑफ, यानी कि संघ राज्य का मतलब यूनियन ऑफ इंडिया अलग है और टेरिटरी ऑफ इंडिया अलग है। भारत के राज्य क्षेत्र और भारत संघ में अंतर होता है। भारत के राज्य क्षेत्र में तो सभी क्षेत्र शामिल हो जाते हैं, लेकिन भारत संघ में केवल राज्य ही शामिल होते हैं। तो यहां पर किसी क्षेत्र को जब हम भारतीय संघ में शामिल करेंगे तो देन वो भारत संघ का हिस्सा बन जाएगा। जैसे हम पुडुचेरी को हम राज्य बना दें, जैसे हम अंडमान निकोबार को राज्य बना दें, तो इसका मतलब राज्य बना के वो भारत संघ में शामिल हो जाएगा। क्योंकि संघ जो भारत संघ बनता है उसमें केवल राज्य ही शामिल होते हैं, मैं कई बार बता चुका हूं। क्योंकि शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच में ही तो है। भाई यूनियन टेरिटरी तो ऑलरेडी क्या है? केंद्र के अंडर में काम करता है, जबकि राज्य स्वतंत्र होकर काम करते हैं। हाँ जी, क्योंकि जम्मू कश्मीर पे अब केंद्र का अधिकार हो गया है, तो जम्मू कश्मीर अब यूनियन में नहीं आएगा। ठीक है, आप खुद भी देखो, मैंने एग्जाम्पल बताया। हालांकि जम्मू कश्मीर को कुछ स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन जम्मू कश्मीर अब राज्य तो है नहीं। भाई जम्मू कश्मीर की पुलिस पहले उसकी खुद की पुलिस होती थी, अब केंद्र सरकार के अधीन काम करती है वो पुलिस। समझे? जम्मू कश्मीर की जो लोक व्यवस्था है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। पहले जम्मू कश्मीर की लोक व्यवस्था खुद की होती थी। जैसे दिल्ली को तुम देखो, भाई दिल्ली में अगर हम जमीन को और लोक व्यवस्था को और कानून व्यवस्था को देखें तो इस पर अधिकार केंद्र का ही तो है। भाई दिल्ली पुलिस किसके अधीन है? दिल्ली सरकार के अधीन थोड़ी है, वो तो केंद्र सरकार के अधीन है, गृह मंत्रालय के अधीन। जबकि राज्यों की अपनी खुद की पुलिस होती है। तो कहने का मतलब है कि बेशक दिल्ली, और अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो ये केंद्र के अधीन ही तो हैं। हालांकि हमने कुछ मामलों में इन्हें स्वतंत्रता दी है, क्योंकि कुछ सब्जेक्टों को छोड़ के देखें तो इनको खुद कानून बनाने का अधिकार दे दिया है, लेकिन है तो ये यूनियन टेरिटरी ही। वो बात एक अलग है कि इनको थोड़ी सी ज्यादा स्वतंत्रता दी गई है, जबकि अंडमान निकोबार को देखो, लक्षद्वीप को देखें, चंडीगढ़ को देखें, तो पूरे तरीके से केंद्र सरकार के अधीन है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास करो। केंद्र केंद्र शासित और देखो यही कारण है कि सीएम से ज्यादा पावरफुल
यूनियन टेरिटरी में उपराज्यपाल होता है, जबकि राज्यों में सीएम की भूमिका ज्यादा मजबूत होती है राज्यपाल के मुकाबले। खैर भैया तुम समझ क्यों नहीं रहे हो यार? मैंने कल एक बात बताई थी और मैंने कहा था कि इसको समझ लेना। मैंने कल बताया था कि आर्टिकल 1 का जो थर्ड पॉइंट है वो भारत के राज्य क्षेत्र की बात करता है, जिसमें भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के सभी क्षेत्र शामिल होते हैं, चाहे वो संघ शासित प्रदेश हो, चाहे वो भारत के राज्य हो, चाहे वो अर्जित क्षेत्र हो। ठीक है कि भाई हमने कोई क्षेत्र जीत लिया और अपने भारत में शामिल कर लिया, ठीक है, या किसी ने हमें दान में दे दिया और हमने भारत क्षेत्र में शामिल कर लिया। लेकिन भारत संघ में सभी क्षेत्र नहीं होते। यूनियन ऑफ इंडिया में केवल राज्य आते हैं। समझ में आ गया? यही कारण है कि जो हमारा संघात्मक का जो स्ट्रक्चर है वो केंद्र और राज्यों के बीच में, और तभी तो शक्तियों का विभाजन हुआ है। तभी तो केंद्र की सरकार अलग काम करती है, राज्यों की सरकारें अलग काम करती हैं, और इनको जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उन मामले पर ये स्वायत्त होकर अपना अपना काम करते हैं। ठीक है, तो सर हर एक यूनियन टेरिटरी में सीएम नहीं भैया, कोई कंपलसरी नहीं है, वो तो एक एक्सेप्शन के रूप में होता है। जैसे दिल्ली का हमने एक सीएम बना दिया, आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर का सीएम है, पुडुचेरी का सीएम है तो ये यूनियन टेरिटरी, ये एक तरह का एक्सेप्शन है। ठीक है, अन्यथा यूनियन टेरिटरी पूरे तरीके से केंद्र के अधीन होती हैं। ठीक है, लेकिन बट पुडुचेरी में, जम्मू कश्मीर में और दिल्ली में केंद्र सरकार के द्वारा इनको कुछ छूट दी गई है, कुछ स्वायत्तता दी गई है। समझ में आ गया? चलिए, हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी, तो ये बात समझ में आ गया आपको। अब बात आती है आर्टिकल 3 की। तो आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है राज्यों के पुनर्गठन की बात करता है। अब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में सबसे बड़ा अंतर क्या था कि आर्टिकल 2 में तो जब हम किसी नए क्षेत्र को स्थापित करते हैं तो भारत के एरिया को, क्षेत्रफल को बढ़ा सकते हैं, लेकिन राज्यों के पुनर्गठन में ऐसा नहीं होता। यानी कि भारत का ही अपना कोई क्षेत्र होता है और उसकी सीमाओं में परिवर्तन करके हम जो है नए राज्य बना सकते हैं, इसी को राज्य का पुनर्गठन कहते हैं। इसका मतलब आर्टिकल 3 के अनुसार जो राज्यों का रीऑर्गेनाइजेशन या पुनर्गठन होता है उसमें भारत का कोई एरिया नहीं बढ़ता, यानी कि भारत का क्षेत्रफल नहीं बढ़ता है। ठीक है, और ये भी कैसे होगा? बाय पार्लियामेंट, संसद के द्वारा होगा और सिंपल मेजोरिटी से होगा। कैसे होगा? संसद के द्वारा एक कानून पास होगा और किससे होगा? एक साधारण बहुमत से होगा। कैसे होगा? साधारण बहुमत के द्वारा। सबसे हल्का बहुमत यही माना जाता है। ठीक है, अब बात यहां पर यह आती है कि इस राज्यों के पुनर्गठन का मतलब क्या है। देखो, राज्यों के इसमें आर्टिकल 3 में क्या है कि राज्यों का गठन है और राज्यों के नामों में, सीमाओं में और क्षेत्रों में परिवर्तन की बात की गई है, जो कि आर्टिकल 3 के अनुसार होगा। यानी कि नए राज्यों का गठन करना हो, राज्यों के नामों में और सीमाओं में और क्षेत्रों में परिवर्तन करना हो, तो यह आर्टिकल 3 के अनुसार होगा। इसी को राज्यों का पुनर्गठन कहते हैं। बात यहां पर आती है कि ये जो आर्टिकल आपका 3 है, इस आर्टिकल 3 में कई तरह के खंड हैं। जैसे खंड 3A है, 3B है, 3C है, 3D है, 3E है, 5 तरह के खंड हैं। अब जो ए खंड है वो क्या कहता है? एक ही बात कर रहा हूं, वो कहता है किसी राज्य से क्षेत्र को अलग करना, यानी कि कोई राज्य है और उसमें से किसी क्षेत्र को अलग कर देना, या दो से अधिक राज्यों को मिला देना, या राज्यों के क्षेत्रों को मिला देना। राज्यों के यानी कि कहने का मतलब है कि राज्यों को आपस में मिला देना, मतलब किसी भी तरीके से हम नए राज्य का गठन कर सकते हैं। यहां पर हो सकता है कि 2-3 राज्यों को आपस में मिला दें, हो सकता है कुछ राज्यों के कुछ क्षेत्रों को मिला के हम नए राज्य को बना दें, हो सकता है कि किसी राज्य के किसी क्षेत्र को मिला के दूसरे राज्य के क्षेत्र में हम ऐड कर दें। ये सब आर्टिकल 3 के ए में है। लेकिन अगर हम 3 का बी देखें, जो आर्टिकल 3 का जो क्लॉज बी है वो कहता है किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना। आर्टिकल 3 का सी क्या कहता है? किसी राज्य के क्षेत्र को घटाना।
और आर्टिकल 3 का डी क्या कहता है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना। और ई क्या कहता है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना। तो ये 5 पॉइंट हमारे आर्टिकल 3 में लिखे हैं, पहले इसको लिख लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3A में क्या है, ये सारे पॉइंट दिए हुए हैं, 3A की बात की जा रही है। ओके, आर्टिकल 2 नहीं लिख पाए तो पहले बेटा आर्टिकल 2 लिख लो, पहले आर्टिकल 2 को लिख लो। अरे भैया, जम्मू कश्मीर का जो विघटन हुआ वो आर्टिकल 3 के अनुसार हुआ, 2 के अनुसार नहीं हुआ। हम अगर जम्मू कश्मीर को, अब जैसे आज की डेट में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है और इसको हम राज्य बनाएं, तो इसका मतलब आर्टिकल 2 के अनुसार होगा। लेकिन अगर किसी राज्य को हम यूटी बना रहे हैं तो ये आर्टिकल 2 के अनुसार थोड़ी होगा, वो तो आर्टिकल 3 के अनुसार होगा। जैसे यहां पर देखो, अगर मैं कहूं, जैसे संघ शासित प्रदेश पुडुचेरी को पुडुचेरी को राज्य बनाकर भारत संघ में शामिल करना। समझ में आ गया? और इसका मतलब ये है दूसरे देश के किसी क्षेत्र को भारत में स्थापित करना। मतलब समझ में आ गया? हाँ जी, जम्मू कश्मीर भारत का ही हिस्सा है, ठीक है, क्योंकि भारत के राज्य क्षेत्र में तो वो आता ही है। लेकिन बट वो भारत संघ का हिस्सा नहीं है, वो यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा नहीं है, ठीक है। कि यूनियन ऑफ इंडिया जो भारत संघ बनता है वो केवल राज्यों से मिलकर बनता है। ओके, क्योंकि राज्यों को भारतीय संघ में स्वतंत्रता दी जाती है, तो केंद्र की सरकार अलग काम करती है, राज्य की सरकार अलग काम करती है। हो गया आर्टिकल 2, अब समझ में आ गया होगा आपको अच्छे तरीके से कि क्या मतलब है इसका। अब इस क्लास को दोबारा देखना, तब समझ में आएगा तुम्हें मैं क्या कहना चाहता हूं। मेरी पिछली क्लास को जरूर देख लेना। अब इसे लिखो आर्टिकल 3 को। आर्टिकल 3 में राज्यों के पुनर्गठन की बात है, और राज्यों का पुनर्गठन कैसे होगा, संसद द्वारा, विधेयक जो है संसद द्वारा साधारण बहुमत से पास होना चाहिए। अब इसमें आर्टिकल 3 में राज्यों के पुनर्गठन का मतलब है कि जैसे नए राज्यों का गठन, तो इसका मतलब क्या है, जैसे नए राज्यों का गठन और राज्यों के नामों, सीमाओं और क्षेत्रों में परिवर्तन, ये इसका मतलब होता है। नए राज्यों का गठन, इसका मतलब आर्टिकल 3 में भारत का एरिया नहीं बढ़ता, जबकि आर्टिकल 2 के अनुसार जब हम नए क्षेत्रों को भारत में स्थापित करते हैं तो वहां एरिया भारत का बढ़ सकता है।
फिर उसके बाद आर्टिकल 3A में लिख लो। किसी आर्टिकल 3A में क्या लिखा है कि किसी राज्य से क्षेत्र को अलग करना, मतलब किसी राज्य से किसी क्षेत्र को अलग करना, दो या दो से अधिक राज्यों को मिला देना, या राज्यों के कुछ क्षेत्रों को मिला देना। तो किसी राज्य से नए क्षेत्र को, तो यहां लिख सकते हो नए क्षेत्र को अलग करना, या राज्यों से कुछ क्षेत्रों को मिला देना, राज्यों के कुछ क्षेत्रों को मिला देना। कभी कभी प्रीलिम्स में देखा जाए तो ये पूछ लेता है कि हमारे संविधान के अनुसार आर्टिकल 3 में कौन कौन से पॉइंट दिए हैं। तो आपको ध्यान रखना कि हमारे संविधान के अनुसार आर्टिकल 3 में 5 पॉइंट दिए हैं, यानी कि क्लॉज के रूप में, जैसे 3 का क्लॉज A B C D E, इस तरीके से। तो क्या क्या लिखा हुआ है ध्यान रखना। देखो, किसी अर्जित क्षेत्र को क्या डायरेक्ट स्टेट बनाएगी या यूटी बनाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा सिंपल सी बात है कि पहले उसको भारत में शामिल किया जाएगा, भारत में शामिल करके उसको यूटी भी बनाया जा सकता है और स्टेट का भी दर्जा दिया जा सकता है। हो गया? लिख लिया आपने क्या नहीं लिखा? ये लिख लिया तो मुझे बता दो भैया जल्दी। हो गया? और कोई इंग्लिश में लिखना चाहो तो भैया इंग्लिश में भी लिखा है। इसका मतलब है बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट है, बाय यूनिटी टू या मोर स्टेट्स है, बाय यूनिटी पार्ट ऑफ स्टेट्स है। क्योंकि होता क्या है कि मैं बायलुंगल भी पढ़ाता हूँ, दोनों भाषाओं में भी पढ़ाता हूँ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। लेकिन मेरा एक स्पेशल बैच बायलुंगल आता है जिसमें मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पढ़ाता हूँ, ताकि दोनों मीडियम के बच्चे। लेकिन मेंस में थोड़ा सा इस बार ये था कि मेरे अब से पहले मेंस के जितने बैच आए वो मैंने बायलुंगल पढ़ाए, हिंदी इंग्लिश दोनों में। लेकिन इस बार एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया कि इस बार हम सेपरेट पढ़ाते हैं, हिंदी अलग और इंग्लिश अलग। तो ये फिर हिंदी मीडियम का बैच मेंस का लाया गया कि इसमें बिल्कुल हिंदी में ही टोटली पढ़ाया जाएगा। फिर भी आप इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो ये लिख लिया होगा आपने। फिर यहाँ पर अगर 3B की बात करें तो 3 का जो आर्टिकल 3 का जो क्लॉज बी है वो क्या कहता है, किसी राज्य के क्षेत्र को इस आर्टिकल 3 के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। सी क्या कहता है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटाया जा सकता है या डिमिनिश किया जा सकता है। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं डिक्रीजिंग या डिमिनिश किया जा सकता है। डी कहता है किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। ई कहता है किसी राज्य के नाम में, यानी कि नामों में भी परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया, ठीक है, पांडिचेरी का नाम पुडुचेरी कर दिया, उड़ीसा का नाम ओडिशा कर दिया गया, ठीक है। तो कई राज्यों के नामों में परिवर्तन भी हुआ है, वो आर्टिकल 3 के अनुसार होता है। तो इसका मतलब आर्टिकल 3 राज्यों के पुनर्गठन की बात करता है, जिसमें नए राज्यों का गठन किया जा सकता है, सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है? नहीं, जब मेंस की परीक्षा आप दोगे तो जैसे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में ही लिखे जाते हैं तो वहां तो लिख सकते हो। लेकिन मान लो 150 शब्दों का कोई क्वेश्चन पूछा और 150 में से आप 15-20 शब्द इंग्लिश के लिख रहे हो, तो भैया एग्जामिनर जो है गुस्से में आ जाएगा। 2-4 वर्ड इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम 20-25 शब्दों को इंग्लिश में ही लिख दो।
ठीक है। जब आपका मीडियम हिंदी है तो फिर आपको हिंदी में ही लिखना होगा, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका हिंदी पता नहीं होता, लेकिन वो आम बोलचाल में इंग्लिश में ही बोले जाते हैं, तो उनको इंग्लिश में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। मैं संविधान खोल के देख लेता हूँ, भारतीय संविधान देख लो क्या है। आर्टिकल 3, अच्छा 3 बी और 3 सी कह रहे हो आप, देख लेता हूँ। आर्टिकल 3 का बी पॉइंट, किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकेगी, किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ाना, किसी राज्य क्षेत्र को घटा सकेगी। हाँ, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, मतलब डिक्रीजिंग का मतलब यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि डिमिनिश है, यानी कि डिमिनिश, डिक्रीजिंग या डिमिनिश द एरिया ऑफ द एनी स्टेट है किसी राज्य के क्षेत्र को घटाना, और किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। देखो, मैंने भारतीय संविधान आप लोगों के पास होना चाहिए, हालांकि इसका ऊपर का प्रश्न तो गायब हो गया है, लेकिन बट आपके पास भारतीय संविधान होना चाहिए जिसके अनुसार हमारी सरकारें काम करती हैं, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जिसको एक तरीके से ड्राफ्टिंग की थी। तो ये संविधान हमारे देश में एक विधिक दस्तावेज होता है जिसके अनुसार हमारे देश की सरकारें काम करती हैं। ये आप सभी के पास होना चाहिए, ठीक है। और जब मैं किसी आर्टिकल को पढ़ाऊं तो इस किताब को खोल के बैठ जाया करो, क्योंकि कई क्वेश्चन हमने ऐसे भी देखे हैं कि हमें संविधान की भी समझ होनी चाहिए कि हमारा संविधान क्या कहता है, ठीक है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं व्यवहारिकता में अलग होती हैं, संविधान कुछ और कहता है, ऐसा भी है। जैसे कॉलेजियम व्यवस्था को देखो, कॉलेजियम प्रणाली की बात हमारे संविधान में न्यायपालिका में कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी हम जजों का अपॉइंटमेंट कॉलेजियम व्यवस्था के द्वारा करते हैं। ऐसे कई पॉइंट हैं। हम बहुत सी परंपराओं को भी अपनाते हैं, जैसे विप है जिसको सचेतक कहते हैं, विप कह देते हैं। भाई विप शब्द का प्रयोग ना तो हमारे कहीं संविधान में है, ना लोकसभा राज्यसभा के किसी नियम में है, ना किसी कानून में है, लेकिन फिर भी वो परंपरा वाइज हम विप का प्रयोग करते हैं, ठीक है। राजनीतिक जो पार्टियां वो करती हैं, और दल बदल कानून में विप का प्रयोग होता है, ठीक है। तो एक आपको समझ ये पता होना चाहिए, भारत का संविधान अगर आपके पास है तो ठीक है, अन्यथा भारत का संविधान आप ले लीजिए, मेरे ख्याल से बायलुंगल लीजिए, 200-250 रुपए का आ जाएगा ये। अब जैसे मैं पढ़ के बताता हूँ क्या लिखा है। आर्टिकल 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। ए पॉइंट कहता है कि किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, या दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर, अथवा किसी राज्य को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, बी पॉइंट। सी पॉइंट है किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, कौन, संसद, साधारण बहुमत के साथ। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, ऐसा डी पॉइंट है। ई पॉइंट कहता है किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। तो इसका थोड़ा सा बस इतना थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है, क्या लिखा हुआ है ये समझ में आ गया आप लोगों को? अरे क्लियर हो गया? तो आर्टिकल 3 क्या कहता है कि हम नए राज्यों का गठन कर सकते हैं, राज्यों के एरिया को हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, और राज्यों के नामों में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। समझे इस बात को? संविधान मेरे पास लक्ष्मीकांत है, नहीं लक्ष्मीकांत नहीं, भारत का संविधान अलग से आता है, वो आप सभी ले लीजिए क्योंकि वो जरूरी है। गुरुजी भारत का संविधान असली वाला कहाँ मिलेगा? दुकान पे मिल जाएगा, उससे कह देना कि भैया भारत का संविधान दे दे, वो दे देगा। अब असली वाला ये थोड़ी है कि हाँ भाई तुम्हें जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखा था वही मिलेगा। भाई इसकी कॉपियां मिल जाएंगी तुम्हें, 250 रुपए का आ जाएगा लगभग, अगर बायलुंगल लोगे तो। अरे सी और डी में कोई डिफरेंस नहीं है, इनमें ज्यादा मत करो भैया। बी कहता किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकते हो। मान लो हमने जो है यूपी में राज्य क्षेत्र को बढ़ाने का मतलब है कि गुड़गांव हरियाणा का जो क्षेत्र है वो हमने यूपी में जोड़ दिया, ठीक है।
तो किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ गया। अब घटने का मतलब है जैसे मान लो यूपी का जो है नोएडा है, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, इसको हम हरियाणा में जोड़ दें तो यूपी का क्या क्षेत्र तो घट गया। कानून की भाषा ऐसी होती है, क्योंकि इसी पॉइंट को लेकर कोर्ट में जाया जा सकता है, क्योंकि वकील पता जिरह किस टाइप की करते हैं कानून में, इसलिए संविधान में एक एक लाइन को बड़ा सोच समझ के लिखा गया है। अगर सपोज करो कि हम इसी लाइन को लिख देते बस सिर्फ, और ये लाइन ना लिखते, तो पता वकील कोर्ट में जाके क्या कहता कि भाई हमारा संविधान ये कहता है किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हमारा संविधान ये थोड़ी कहता है किसी राज्य के क्षेत्र को घटाया जा सकता है। तो भैया कोर्ट तो फंस जाएगा, कोर्ट कहेगा हाँ भाई ये बात तो तुम्हारी सही है। तो ये जो वकील होते हैं बड़ा कानून की जो भाषा होती है वो इसलिए हर बात को लिखा जाता है, ठीक है। वहां पर ये नहीं कोई मनोवैज्ञानिक बातें चलती हैं, वहां पर लिखा है तो लिखा है, नहीं लिखा है तो नहीं लिखा है। भाई वकील जिरह किस बात पे करता है, इन शब्दों पे ही तो करता है कि जी हमारा संविधान बढ़ाने की बात करता, घटाने की बात नहीं करता, तो यूपी से आपने गौतम बुद्ध नगर को क्यों घटा दिया। तो इसलिए ये सारे पॉइंट लिखे गए कि भाई संसद चाहे तो किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा भी सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा भी सकती है, सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकती है और नामों में परिवर्तन भी कर सकती है, समझे। इसलिए संविधान की भाषा को बदला नहीं जा सकता, जो लिखा है तो लिखा है, और वो इसलिए सोच समझ के लिखा जाता है ताकि इन बातों को लेकर फिर आने वाले टाइम में जिरह ना हो, ठीक है। हाँ जी, परिवर्तन ही ठीक है। सी और डी पूछा है, अरे भैया 3 और डी, यहां पर किसी राज्य के क्षेत्र को घटा दिया, यहां राज्यों की सीमाओं में मान लो कोई परिवर्तन कर दिया। परिवर्तन का मतलब यहां पर यह हुआ कि सीमाओं का परिवर्तन ये हो गया कि जैसे हम कह सकते हैं कि यूपी कई राज्यों से घिरा हुआ है, तो हमने कुछ कुछ क्षेत्र उसके जो है हटा दिए, तो परिवर्तन हो गया, सीमाओं में परिवर्तन हो गया कि भैया हमने कुछ जिले जो है हरियाणा को दे दिए, कुछ जिले हमने दिल्ली को दे दिए, वगैरह वगैरह इस तरीके से। अब उसके बाद देखो आर्टिकल 3 में नए राज्यों का गठन, या आर्टिकल 3 में जो भी लिखा है वो कैसे, उसकी प्रक्रिया क्या है। तो राज्यों के पुनर्गठन की जो प्रक्रिया है इसको थोड़ा पहले समझ लेना, बाद में लिखना। ये सब आर्टिकल 3 में ही लिखा है। अब प्रक्रिया क्या है, देखिए आर्टिकल 3 के अनुसार राज्य पुनर्गठन बिल लाया जाता है, ठीक है। जैसे हमने जम्मू कश्मीर का लेके आए, भाई जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन बिल क्या था, क्या नाम था उसका, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019। दादर एंड नागर हवेली और दमन दीप का बिल क्या था, दादर एंड नागर हवेली व दमन और दीप राज्य पुनर्गठन विधेयक 2020। आपने देखा कि इनको पार्लियामेंट में रखा गया, लोकसभा राज्यसभा में ये बिल पास हुए, राष्ट्रपति का सिग्नेचर हुआ। और जब जम्मू कश्मीर वाला बिल पास हुआ था आर्टिकल 3 के अनुसार, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख आर्टिकल 3 के अनुसार ही तो इनका रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, ठीक है। तो ये 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हो गए और दोनों को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। बात आती है कि दादर एंड नागर हवेली में दमन दीप को ही जोड़ दिया गया। कौन से बिल के अनुसार, आर्टिकल 3 के अनुसार ही बिल आया था वो, जिसमें दादर एंड नागर हवेली एवं दमन व दीप राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2020 यानी कि विधेयक 2020 लोकसभा राज्यसभा में साधारण बहुमत से पास हुए, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किए और देन उसके बाद 26 जनवरी 2020 से आपने देखा होगा कि दादर एंड नागर हवेली में दमन दीप को यूटी के रूप में शामिल कर दिया गया, समझे। तो ये सब ये जो हुआ है एक तरीके से राज्यों का पुनर्गठन हुआ, ठीक है। इसको रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट कहते हैं और ये आर्टिकल 3 के अनुसार ही हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये आर्टिकल 3 के अनुसार हुआ है। अब देखो तरीका क्या, प्रक्रिया क्या होती है, ध्यान से सुन लेना, बाद में लिख लेना। जैसे होता क्या है कि सबसे पहले बिल राष्ट्रपति के पास जाता है। सबसे पहले बिल कहां जाएगा, जैसे राज्य पुनर्गठन बिल है वो सबसे पहले राष्ट्रपति के पास गया। अब राष्ट्रपति ही इस पर सहमति व अनुमति देता है, यानी कि राष्ट्रपति की अनुमति पर ही इसको संसद के सदनों में रखा जाता है। जैसे हम कहते हैं कि मनी बिल
जो है राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन पर ही लोकसभा में रखा जाता है, ऐसे ही ये जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट बिल है वो राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही हाउसेस में रखा जाएगा। अंतर ये है कि धन विधेयक तो सबसे पहले लोकसभा में रखा जाता है, जबकि ये बिल किसी भी हाउस में रखा जा सकता है। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात यह है कि राष्ट्रपति इस बिल को स्टेट में भेजेगा। राष्ट्रपति इस बिल को कहां भेजेगा? स्टेट में, जहां जिस राज्य से इसका रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि आंध्र प्रदेश से हमने तेलंगाना अलग कर दिया, तो इसका मतलब राष्ट्रपति ने वो बिल आंध्र प्रदेश के पास भेजा होगा। अब बात यहां पर ये आती है कि ये आप अच्छी तरह जानते हो कि हमारा संविधान एकात्मक की तरफ झुकाव रखता है। यानी कि अमेरिका में तो ये है कि अगर वहां की बाउंड्री लाइन में कोई बदलाव होता है तो राज्य की सहमति जरूरी है, जबकि हमारे देश में ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत संघात्मक में एक संघ के रूप को अपनाता है, यूनियन को अपनाता है, जिसमें केंद्र मजबूत है, राज्य कमजोर है। तो यहां राज्यों की बाउंड्री लाइन में अगर कोई बदलाव करना है या राज्यों का पुनर्गठन करना है तो राज्यों की सहमति हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति के द्वारा बिल राज्यों के पास भेजा जाता है, ये बाध्यता है। ठीक है। अब मान लो आंध्र प्रदेश के पास भेज दिया, और ये बाध्यता कब की गई? ये 5वां संविधान संशोधन था 1955 में। CAA का मतलब है संविधान संशोधन, कि बाध्यकारी कर दिया कि राष्ट्रपति को राज्यों के पास जो राज्यों का पुनर्गठन बिल है वो भेजना ही पड़ेगा। लेकिन ये कोई बाध्यकारी नहीं है, राज्यों की सहमति बाध्यकारी नहीं होती, वो सहमति दे या ना दे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर एक बात और है कि मैंने कहा कि राज्य की सलाह बाध्यकारी नहीं है, और दूसरी बात यहां पर समयबद्धता भी है। यानी कि राष्ट्रपति जब राज्यों को बिल भेजेगा तो वो एक टाइम बाउंड भी कर सकता, समयबद्धता जारी कर सकता कि भाई ये 6 महीने में तुम हमें बता देना, और 6 महीने में तुमने नहीं बताया तो भैया मैं बिल को सदन में प्रवेश करा दूंगा। समझे? तो दो चीजें निकल के आई कि पहले ही बात तो जब हमारा मूल संविधान बना था तब राज्यों के पास भेजना बाध्यकारी नहीं था, लेकिन 5वां संविधान संशोधन करके ये चीज बाध्यकारी कर दी गई कि भैया राष्ट्रपति राज्यों को भेजेगा जिस राज्य से कोई राज्य अलग हो रहा है, लेकिन उसकी जो राज्य की सहमति हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी सलाह बाध्यकारी नहीं होगी। लेकिन यहां पर राष्ट्रपति के पास ये भी पावर होगी कि राज्य के लिए एक समयबद्धता जारी कर सकता है कि इतने दिन में आपको इसके विषय में बताना होगा। उसके बाद ये बिल राष्ट्रपति क्या काम करेगा? बिल को किसी भी सदन में ये रखा जा सकता है, यानी कि किसी भी सदन को ये भेज सकता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि पहले लोकसभा में भेजेगा। अब मान लो बिल लोकसभा में रखा गया और यहां पर ये साधारण बहुमत से पास हो गया, उसके बाद ये राज्यसभा में पहुंचा, राज्यसभा में भी साधारण बहुमत से पास हो गया, और जब दोनों से पास हो जाएगा तो उसके बाद राष्ट्रपति क्या करेगा? सिग्नेचर करेगा, और जैसे ही उसने सिग्नेचर कर दिया तो नए राज्य का गठन हो जाएगा। समझे? तो हम कई तरह के पॉइंटों को यहां समझ में आ गया होगा हमें कि सबसे पहले जो राज्य पुनर्गठन बिल होता है वो राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है सबसे पहले, उसके बाद राष्ट्रपति उसको राज्य के पास भेजेगा, और राज्य की सलाह कोई बाध्यकारी नहीं होती है, लेकिन राष्ट्रपति समयबद्धता जारी कर सकता है। उसके बाद सदनों के किसी भी हाउस में रखा जाएगा, एक संसद के किसी भी हाउस में, और दोनों हाउस में अगर ये साधारण बहुमत से पास हो जाएगा और राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देगा तो इसका मतलब नए राज्य का गठन हो जाएगा। ये प्रोसीजर होता है, लिख लीजिए। अरे भैया तुम देखो, ये जैसे मैंने लिखा है ना ऐसे लिखो, ठीक है? तुम तो यार गए गुजरे बच्चों से भी नीचे बच्चे बन रहे हो यार, हैं? कोर्स ऐसे तो भैया, कोर्स ऐसे तो 10 महीने में जाकर खत्म नहीं होगा। जो चीजें संपूर्णता के साथ लिखाने की होती है मैं लिखाऊंगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको थोड़ा सा इस तरीके से ही आपको समझना होगा। तो पहले लिख लीजिए ऐसे ही।
प्रेसिडेंट को बिल तो भैया सरकार देगी ना। भाई बिल कौन बनाएगी? सरकार बनाएगी बिल। तो सरकार प्रेसिडेंट को बिल देती है। सरकार प्रेसिडेंट को बिल देती है, ठीक है। हो गया बेटा, लिख लिया? तो टाइम बाउंड किसके द्वारा होगा? राष्ट्रपति द्वारा। समयबद्धता टू में क्या लिखे? टू का मतलब है, इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति द्वारा समयबद्धता जारी की जा सकती है कि भाई राज्य इतने दिन में बताए कि हम जो है राज्य पुनर्गठन करें या ना करें। मतलब एक टाइम बाउंड कर सकता है राज्य के लिए, समयबद्धता जारी कर सकता है। तो इसमें आपको क्या बातें ध्यान रखनी है कि सबसे पहले बिल राष्ट्रपति के पास जाता है जब सरकार बिल को बना लेती है, क्योंकि ये पावर केंद्र के हाथ में होती है तो केंद्र सरकार ही बनाएगी। उसके बाद राष्ट्रपति इस बिल को उस राज्य के पास भेजता है जिस राज्य से रीऑर्गेनाइजेशन या पुनर्गठन हो रहा है। उस राज्य की सहमति बाध्यकारी नहीं है और राष्ट्रपति उस राज्य के लिए एक समयबद्धता या समय अवधि जारी कर सकता है। उसके बाद राष्ट्रपति इस बिल को किसी भी हाउस में रखा जा सकता है, किसी भी हाउस में रख सकता है, लोकसभा में भी रख सकता है, राज्यसभा में भी कोई बाउंडेशन नहीं है। और जब दोनों हाउस से ये बिल साधारण बहुमत के साथ पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति फिर हस्ताक्षर करेगा और जैसे ही हस्ताक्षर कर देगा तो नए राज्य का गठन हो जाएगा। ठीक है। देखो मनी बिल एक अलग चीज है। मनी बिल का टॉपिक जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे मनी बिल को, क्योंकि मनी बिल में 5 चीजें आती हैं जब आप आर्टिकल 110 को पढ़ते हो। तो आर्टिकल 110 का जो क्लॉज 1 है वो मनी बिल की परिभाषा बताता है और मनी बिल में 5 बातें आती हैं। जैसे मनी बिल में आप किसी भी फंड से पैसा निकालते हो, आप जो है कोई खर्चे वाला बिल है, एप्रोप्रिएशन बिल है, विनियोग विधेयक है कोई, इसके अलावा कोई भारित व्यय है, चार्ज एक्सपेंडिचर है, या इसके अलावा कोई टैक्सेस का बिल है, या हमने कहीं से उधार लिया है, ये 5 पॉइंट मनी बिल में आते हैं। तो इन 5 पॉइंटों में से अगर कोई भी बिंदु होगा या कोई भी पॉइंट होगा तो वो मनी बिल माना जाएगा। अब क्योंकि बजट में खर्चे की बात आती है तो इसलिए बजट भी अपने आप में एक मनी बिल ही होता है। ठीक है। तो जब मनी धन विधेयक पढ़ाएंगे तब उसमें अच्छे तरीके से आपको बता देंगे। ठीक है। तो ये लिख लिया आप लोगों ने बेटा? नहीं लिखा? देखो पहले बिल स्टेट में जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा पहले राज्य में भेजा जाता है। ठीक है। राज्य की अनुमति हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले बिल पार्लियामेंट में नहीं, पहले राज्यों में उस राज्य में जाता है जहां से रीऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है। ठीक है।
ये देखो, मैंने ऑब्वियसली बात है, सारी चीजें बहुत अच्छे से समझाई हुई हैं कि राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है और फिर उसके बाद वो स्टेट को भेजा जाता है। अब उसके बाद आता है कि यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझना, नोट करके, पहले लिखना मत, पहले मैं समझा देता हूँ। देखिए, यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या होता है? संघ शासित प्रदेश। यूटी का मतलब क्या? संघ शासित प्रदेश, जैसे दिल्ली है, पुडुचेरी है, दादर एंड नागर हवेली है, अंडमान निकोबार है, ये का निर्माण संसद कर सकती है। यानी कि जैसे हमने जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया, इसके लिए यूनियन टेरिटरी के पास बिल भेजना आवश्यक नहीं है। यानी कि कहने का मतलब है कि एक 18वां संविधान संशोधन हुआ था 1966 में, उसमें एक बात बोली गई थी कि यूनियन टेरिटरी का निर्माण संसद कर सकती है और इसके लिए यूनियन टेरिटरी के पास बिल भेजना आवश्यक नहीं है। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर कोई यूनियन टेरिटरी है और उसके सीमा क्षेत्र में अगर हम कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, तो उस यूनियन टेरिटरी के पास बिल भेजना कोई आवश्यक नहीं है। तो यहां पर दो बातें आ गई कि अगर हम किसी राज्य की बाउंड्री लाइन में परिवर्तन कर रहे हैं, तो वहां 5वां संविधान संशोधन इस बात को कहता था कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्य को बिल भेजना जरूरी है। वो एक अलग बात है कि राज्य की सहमति हो या ना हो, ठीक है, वो कोई बाध्यकारी नहीं है। लेकिन अगर यूनियन टेरिटरी के सीमा क्षेत्र में कोई परिवर्तन हो रहा है, जैसे हम दिल्ली है, पुडुचेरी है, अंडमान निकोबार है, तो वहां पर उस यूनियन टेरिटरी को बिल भेजना आवश्यक नहीं है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो दोनों में यहाँ एक अंतर। और ये कब हुआ? ये बदलाव एक्चुअली में, ये चीज कब लिखी गई? 18वां संविधान संशोधन हुआ था 1966 में, तब हमारे संविधान में ये लिख दी गई। तो यूनियन टेरिटरी के पास बिल भेजना आवश्यक नहीं है यदि, ऐसे लिख सकते हो, यदि यूनियन टेरिटरी के सीमा क्षेत्र में परिवर्तन होता है। इस पॉइंट को समझ लेना। अब थोड़ा सा रुक जाइए। दादर एंड नागर हवेली जो यूनियन टेरिटरी है, आपने देखा कि 26 जनवरी 2020 को दमन द्वीप को इसमें मर्ज कर दिया गया। यानी कि कहने का मतलब है कि दादर एंड नागर हवेली में दमन द्वीप को मर्ज कर दिया गया और मर्ज करके 26 जनवरी 2020 को ये संघ शासित प्रदेश बन गया। पहले ये दो अलग अलग संघ शासित प्रदेश थे, अब क्या हो गए? एक ही बन गए। और इनको क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। यानी कि मर्ज का मतलब होता है विलय, इनका आपस में विलय कर दिया गया। तो कहने का मतलब है कि दमन द्वीप को जब दादर एंड नागर हवेली में शामिल किया गया, तो राष्ट्रपति के द्वारा दादर एंड नागर हवेली को बिल नहीं भेजा गया, ठीक है, क्योंकि ये 18वां संविधान संशोधन इसी बात को तो कह रहा है कि जब यूनियन टेरिटरी के सीमा क्षेत्र में परिवर्तन होता है, तो यूनियन टेरिटरी को बिल भेजना आवश्यक नहीं है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? तो दमन और दीव को जब दादर एंड नागर हवेली में शामिल किया गया, ठीक है, इस आर्टिकल 3 के अनुसार, तो एक यूनियन टेरिटरी बना दिया। और ये कब अस्तित्व में आ गया? 26 जनवरी 2020 को ये अस्तित्व में आ गया। क्या बना दिया? संघ शासित प्रदेश। देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, थोड़ी शॉर्ट वे में लिखाई जाती हैं, तो क्योंकि यहां से कोई मेंस का तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा नहीं, ठीक है, लेकिन बट इन प्रोसीजर को समझना बहुत जरूरी है। ये पीटी के लिए बड़े फोकसफुल होते हैं। इनके कहने का मतलब है कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन यहां से बनते हैं। ओके, तो यहां पर ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दमन द्वीप को दादर और नागर हवेली में कब मर्ज किया गया। अब मैं एक पॉइंट बताता हूं। यहां पर एक मैंने केस लिखा है, प्रदीप चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2009।
इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, ये राज्य के पुनर्गठन को लेकर था, राज्य के पुनर्गठन को लेकर था। और इसमें यह बोला गया कि जो अल्टीमेट अथॉरिटी है वो किसकी होगी, वो राज्य के पुनर्गठन के मामले पर संसद की होगी। यानी कि कहने का मतलब है राज्यों के पुनर्गठन के मामले में अल्टीमेट यानी कि अंतिम शक्ति संसद की होगी। अब थोड़ा सा इस पॉइंट को समझ लो क्या मतलब है। जैसे आपने देखा होगा कि ये केस क्यों आया था, ये केस आया था उत्तराखंड को लेकर। यूपी में से उत्तराखंड को जब 2000 में अलग किया गया तो यूपी सरकार का मानना यह था कि यूपी सरकार ने ये कहा था कि देखो ये जो हरिद्वार वाला जो क्षेत्र है, ये जो हरिद्वार शहर है ये तो उत्तराखंड में चला जाए, लेकिन हरिद्वार जिला तो काफी बड़ा है, लेकिन हरिद्वार शहर को छोड़कर जो हरिद्वार का अन्य भाग है वो यूपी में रहे। लेकिन केंद्र सरकार ने यूपी की ये बात नहीं मानी। केंद्र सरकार ने हरिद्वार जो पूरा का पूरा जो डिस्ट्रिक्ट था वो पूरा का पूरा उत्तराखंड में ला दिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो अभी एक बात आप लोगों से कह रहा था कि अल्टीमेट अथॉरिटी पार्लियामेंट की ही होती है। अगर कोई राज्य सरकार कोई संशोधन चाहती है तो ये संसद पे डिपेंड करता है, केंद्र सरकार पे डिपेंड करता है कि वो जो है एक तरीके से संसद उस संशोधन को माने या ना माने। ठीक है, क्योंकि राज्य सिर्फ अपनी सिफारिश कर सकता है, राज्य अपनी सहमति दे सकता है या सहमति नहीं दे सकता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे तेलंगाना के मामले में देखो, जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था तो आंध्र प्रदेश के सीएम ने यहां तक कह दिया था कि भैया अगर तेलंगाना बना तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 2014 में जाते जाते पार्लियामेंट में बिल पास करा दिया और तेलंगाना 2 जून 2014 को अस्तित्व में आ गया। इसका मतलब आंध्र प्रदेश राज्य की तो सहमति नहीं थी, लेकिन फिर भी तेलंगाना राज्य बन गया। इसका मतलब यह हुआ कि राज्यों का जब कोई पुनर्गठन होता है या राज्यों की बाउंड्री लाइन में कोई बदलाव हो या नामों में बदलाव हो तो देन राज्य की अल्टीमेट यानी कि सेंटर की अल्टीमेट अथॉरिटी होती है, पार्लियामेंट की अल्टीमेट अथॉरिटी होती है। राज्यों की सहमति हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो यहां पर ये जो केस आया था प्रदीप चौधरी वर्सेस भारत संघ, यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब है भारत संघ। तो इसमें राज्यों के पुनर्गठन के विषय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों के पुनर्गठन के मामले में अंतिम शक्ति संसद की होगी। ठीक है, ठीक है, लिख लो बेटा। एक तो पॉइंट ये हो गया, इसको समझाया, और फिर ये नोट करके ये भी लिख लो, प्रदीप चौधरी वर्सेस भारत संघ, यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब है भारत संघ। 2009 का केस था जो मैंने उत्तराखंड को लेकर बताया था, यूपी और उत्तराखंड को लेकर। ये प्रदीप चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2009 जो था वो उत्तराखंड को लेकर था, हरिद्वार का मामला जो फंसा था। ठीक है, अरे भैया एडवाइस इसलिए लिया जाता है कि भाई चलो ठीक है, कम से कम राज्य कोई अपनी बात कहना चाहता है तो कह तो सकता है। भाई आप अच्छी तरह जानते हो एक बात बेटा, शशांक बेटा, कि भारत बेशक संघीय प्रणाली वाला देश है स्ट्रक्चर वाइज, लेकिन भारत का संविधान का जो झुकाव है भावनात्मक रूप से एकात्मक की ओर है। इसलिए हमने संघीय शब्द अपने संविधान में नहीं लिखा और उसके स्थान पर हमने राज्यों का संघ लिख दिया, जिसमें स्पष्ट बोला गया कि भाई जो भारतीय संघ है वो राज्यों के समझौतों का परिणाम नहीं है, यानी कि राज्यों का
सेंटर के साथ, संघ के साथ कोई समझौता नहीं है और कभी भी कोई राज्य सेंटर से अलग नहीं हो सकता। यानी कि जो हमने यूनियन ऑफ स्टेट वाला जो पॉइंट अपनाया है वो इस बात को कहता है कि वैसे तो हम संघीय ढांचे वाले, हमारा देश संघीय ढांचे वाला है, लेकिन हम डिफरेंट डिफरेंट परिस्थितियों में हम एकात्मक भी हो जाएंगे। जैसे राज्यों की सीमा क्षेत्र में अगर कोई परिवर्तन करना हो तो देन वहां पर हमारा देश एकात्मक हो जाता है, यानी कि राज्यों की नहीं चलती, केंद्र की चलती है। भाई जम्मू कश्मीर का तुमने कुछ बिगाड़ लिया क्या, या जम्मू कश्मीर ने सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ बिगाड़ लिया? और जम्मू कश्मीर देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून पास किया और जम्मू कश्मीर जो है उसके दो टुकड़े कर दिए। कर लो, जम्मू कश्मीर क्या करेगा भाई? समझे? इसका मतलब संविधान ने जो लाठी की ताकत है वो किसको दी है? सेंटर को दी है। ठीक है, कि भाई हमारे पास पावर है। तुम ऐसे मत समझो भारत अपने आप में एक अखंड है। ठीक है, कोई राज्य अगर ये सोचे कि मैं अलग हो सकता हूं तो अलग नहीं हो सकता, क्योंकि भारतीय संविधान इस बात को कहता है कि जो राज्य हैं वो भारतीय अखंडता के प्रतीक हैं। ठीक है। हाँ जी, सलाह नहीं, स्टेटस को बता, स्टेट्स को बिल्कुल। युवराज ने कहा कि ये सलाह नहीं दी जाती, स्टेट्स को बताया जाता है कि आप टूटने वाले हो। ठीक है, बिल्कुल सही बात। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? हो गया बेटा, लिख लिया? अरे अभी तो यार बहुत कुछ है इसमें, रुकिए 1 मिनट। 10 मिनट के लिए बेटा क्लास में ऑफ कर, 10 मिनट के लिए ब्रेक है। 10 मिनट के लिए बेटा ब्रेक है, ब्रेक। मैं आपको बता दूं, 10 मिनट के लिए ब्रेक कर रहा हूं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, 10 मिनट के बाद क्लास शुरू होगी। ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक है, इतना चाय पानी नाश्ता पानी कर लो। ठीक है, तो 10 मिनट का ब्रेक कर रहा हूं, उसके बाद क्लास स्टार्ट होगी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है।
हाँ देखिए, मेरी आवाज आ रही है बेटा? हाँ, मेरी आवाज आ रही होगी अब। देखो, टेक्निकल इश्यू एक्चुअली में ये था कि अ, इसमें कई बार आवाज में दिक्कत आ जाती है। तो मैंने की क्लास पूरे ढंग से, यानी कि सही ढंग से क्लास चल सके, इसलिए मैंने वो प्रॉब्लम देख ली थी। मैंने कहा प्रॉब्लम होने वाली है तो फिर ऐसा ना हो कि क्लास ही बंद हो जाए। तो इसलिए फिर पहले ही मैंने जो है 10 मिनट का ब्रेक इसलिए कर दिया ताकि उस प्रॉब्लम को ठीक किया जा सके। हो सकता है भाई अब क्लास आपकी थोड़ी ठीक ठाक चले। तो ऐसा कभी कभी टेक्निकल इश्यू आ जाते हैं। अब जैसे एक बच्चे ने पूछा कि सर ये प्रदीप चौधरी वर्सेस भारत संघ केस 2009 में क्यों आया था। देखिए, ये केस इसलिए आया था 2009 में क्योंकि आपने देखा होगा कि 2000 में यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था, उत्तरांचल। हालांकि बाद में उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया था। तो इस बात को लेकर ये आ गया था 2009 में केस, इस बात को लेकर आया कि एक ने केस किया कि भाई यूपी सरकार ने अपनी सिफारिश में ये कहा था कि जो हरिद्वार है, हरिद्वार शहर ही उत्तराखंड में शामिल होना चाहिए, और हरिद्वार शहर के अलावा जितना भी हरिद्वार का क्षेत्र है वो यूपी में शामिल होना चाहिए। ये महाशय जो है ये हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट से ही थे। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि राज्यों की जो सहमति होती है या राज्यों की जो सिफारिशें होती हैं वो बाध्यकारी नहीं होती। ये केंद्र पे डिपेंड करता है, ये संसद पे डिपेंड करता है, क्योंकि अल्टीमेट अथॉरिटी उसी की होती है कि वो राज्य की बात को माने या ना माने। समझे? तो देन हुआ ये था कि उस टाइम पूरे के पूरे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट को, जिसमें हरिद्वार शहर भी शामिल था, उत्तराखंड में शामिल कर दिया गया। ठीक है? और राज्यों की बात को नहीं माना गया था। समझे? इस बात को लेकर ही आया था। तो देन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के पक्ष में अपना डिसीजन दिया था। तो आई थिंक, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक है? देखो सर जी, किसी मुकदमे में एसआर बॉम्बे वर्सेस भारत संघ में एआईआर 1994 एसी, ये केस के नाम होते हैं एक्चुअली में, केस के नाम होते हैं। पर डे केस के नाम लिखे जाते हैं, लेकिन हमें वो चीज नहीं देखनी कि एयर 1994 एसी 1918 लिखा होता है, इससे कोई मतलब नहीं। बस इतना ध्यान रखो, एसआर बॉम्बे वर्सेस भारत संघ। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे प्रदीप चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, तो प्रदीप चौधरी ने केस किया था किसके खिलाफ? यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ के खिलाफ। तो यहाँ पर वादी का नाम होता है, यहाँ पर प्रतिवादी का नाम होता है। जैसे मैं सपोज करो केस कर दूं राजेंद्र के खिलाफ, तो केस क्या बनेगा? डी के चौधरी वर्सेस राजेंद्र। ठीक है? समझे? देखो बेटा, कुछ चीजें ऐसी हैं थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ानी होती है। मेंस के जो पॉइंट है वो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। अब इनको लिखवाने में बहुत टाइम लग जाएगा बेटा, इसलिए थोड़ा शॉर्ट वे में समझ लो। अब यहां पर देखें तो आर्टिकल 4 जो है वो क्या कहता है? आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के अनुसार जो हमारे शेड्यूल हैं 1 एंड 4, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहली और जो चौथी अनुसूची है, पहली और चौथी जो अनुसूची है में जो परिवर्तन या संशोधन होते हैं वो संविधान संशोधन 368 के अंतर्गत नहीं आते। पहले इसको समझ लेना, मैं समझा देता हूं। जैसे आपने देखा कि आर्टिकल 2 तो ये कहता है कि हम किसी बाहर के क्षेत्र को हम भारत में स्थापित कर सकते हैं, और आर्टिकल 3 इस बात को कहता है कि भाई हम राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। अब आप ये भी जानते हो कि आर्टिकल 2 और 3 के अनुसार अगर कोई संशोधन या परिवर्तन होता है तो आर्टिकल 2 और 3 में तो कहीं नहीं लिखा जाता, ये लिखा जाता है अनुसूची फर्स्ट में। जैसे हमने जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया और जम्मू कश्मीर के हमने 2 टुकड़े कर दिए और यूनियन टेरिटरी संघ शासित प्रदेश बना दिया, तो ये कहां लिखा होगा? ये अनुसूची फर्स्ट में, क्योंकि अनुसूची फर्स्ट का संबंध किसके साथ है? राज्य और संघ शासित प्रदेशों से है। क्योंकि ये मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं कि अनुसूचियां संविधान के किसी उपबंध का विस्तारित रूप होता है। ठीक है? तो हम कितने भी राज्य बनाएं,
हम 50 बनाएं, 40 बनाएं, 30 बनाएं, जितने भी बनाएं, वो कहां लिखे जाएंगे? अनुसूची फर्स्ट में। फिर दूसरी बात, आप ये जानते हो कि हमारे देश में संघीय प्रणाली है, और संघीय प्रणाली में राज्यों का अपना महत्व होता है, और यही कारण है कि राज्यसभा इसलिए बनाई जाती है ताकि उनका रिप्रेजेंटेशन जो है संसद में शामिल हो सके। और हर राज्य से राज्यसभा की अपनी अपनी सीट होती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम किसी राज्य का पुनर्गठन करेंगे तो उस राज्य में राज्यसभा की सीटें में परिवर्तन होगा। जैसे आप खुद देखो, जम्मू कश्मीर में, भाई जम्मू कश्मीर अलग हो गया और लद्दाख अलग हो गया, तो सीटों का बंटवारा होगा कि नहीं होगा? सीटें अब अलग अलग हो जाएंगी। तो इसका मतलब, क्योंकि अनुसूची 4 का संबंध राज्यसभा की सीटों के आवंटन से है, तो इसका मतलब यह हुआ कि आर्टिकल 2 और 3 के अनुसार अगर मान लो कोई परिवर्तन होता है, कोई संशोधन होता है, तो उस संशोधन का प्रभाव सीधा सीधा आर्टिकल अनुसूची फर्स्ट और अनुसूची 4 पे पड़ेगा। तो ये जो संशोधन है वो आर्टिकल 368 के अनुसार संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये आर्टिकल 4 इस बात को कहना चाह रहा है। यानी कि कहने का मतलब है कि हमारे संविधान में तो परिवर्तन होगा, लेकिन बट 368 के अनुसार जो संविधान संशोधन होता है ये उस कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर पार्लियामेंट में साधारण बहुमत से बिल पास हो जाएगा। क्योंकि आर्टिकल 2 के अनुसार आपने देखा साधारण बहुमत का प्रयोग संसद में हुआ, आर्टिकल 3 के अनुसार आपने देखा साधारण बहुमत का प्रयोग जो है संसद या पार्लियामेंट में किया गया। तो जैसे आप देखो कि जम्मू कश्मीर पहले क्या था? एक स्टेट था, एक राज्य था। और पहले जम्मू कश्मीर में कितनी सीटें थी? लोकसभा में 6 सीटें थी जब ये राज्य था। लेकिन अब इसका पुनर्गठन कर दिया गया, और जब पुनर्गठन कर दिया गया तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग यूनियन टेरिटरी बन गए। तो आज की डेट में लोकसभा, जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कितनी सीट है? 5 और लद्दाख में कितनी सीट है लोकसभा की? 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली अनुसूची में भी परिवर्तन हो गया, क्योंकि हमने जम्मू कश्मीर पहले राज्य के रूप में लिखा था, अब वहां पर अब यूनियन टेरिटरी के रूप में लिखा गया। और फिर अनुसूची 4 में भी परिवर्तन हुआ, जो कि राज्यों की सीटों, राज्यसभा की सीटों का आवंटन दिया हुआ है। तो पहले जम्मू कश्मीर में 6 सीटें थी, अब कितनी रह गई? 5 रह गई। और लद्दाख में कितनी सीट है? 1 सीट है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 2 और 3 के अनुसार अगर अनुसूची फर्स्ट में और अनुसूची 4 में कोई परिवर्तन होता है तो वो आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता। आर्टिकल 4 इस बात को कहना चाहता है। ओके, नहीं देखो, ऐसा नहीं है कि शेड्यूल में संविधान संशोधन नहीं होता। जैसे तुम 7वीं अनुसूची को देखो, तो 7वीं अनुसूची में अगर तुम कोई परिवर्तन करोगे, भाई 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? शक्तियों के विभाजन से संबंधित है, जिसमें संघ सूची के विषय, राज्य सूची के विषय और समवर्ती सूची के विषय हैं। वहां पर अगर कोई परिवर्तन करोगे तो वहां तो 368 के अनुसार संविधान संशोधन होगा। आप देखोगे 5वीं अनुसूची में कोई परिवर्तन करो, 6ठी अनुसूची में करो, पहली अनुसूची में करो, तो यहां पर संविधान संशोधन 368 के अनुसार संशोधन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर अगर कोई संशोधन किया जाएगा तो वो सीधा सीधा सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है, जबकि संविधान संशोधन 368 के अनुसार अगर कोई संशोधन होता है तो उसमें पार्लियामेंट में विशेष बहुमत से बिल पास होना चाहिए। बस इतना समझो अभी फिलहाल के लिए कि आर्टिकल 2 और 3 के अनुसार अगर कोई परिवर्तन होता है अनुसूची फर्स्ट में और अनुसूची 4 में, तो ये 368 संविधान संशोधन के दायरे में नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, ऐसा आर्टिकल 4 कहता है। ओके, लिख लिया आपने?
तो एग्जाम्पल ले तो दिया कि चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। पहले लोकसभा में, यानी कि जम्मू कश्मीर की लोकसभा में 6 सीटें थी, अब जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े हो गए। तो अब चौथी अनुसूची में, नहीं ये तो लोकसभा है ना, राज्यसभा, अच्छा सॉरी सॉरी, कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। सॉरी, ये तो लोकसभा का लिया है ना। तो राज्यसभा में पहले कितनी सीट थी, मैं लिख देता हूं। तो यहां पर देखोगे तो राज्यसभा में कितनी सीट थी पहले, यहां पर राज्यसभा में जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की सीट कितनी है, 5 या 4? जम्मू कश्मीर में सीटों की संख्या बताओ, राज्यसभा की कितनी है। राज्यसभा का ले लेता हूं एग्जाम्पल, क्योंकि राज्यसभा से संबंधित है ना ये। बताना एग्जैक्ट। पहले 5 सीटें थी राज्यसभा की, अब कितनी है जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की सीट? अरे भाई, पहले राज्यसभा की यहाँ 5 सीटें थी, ठीक है। अब हुआ ये कि आज की डेट में अगर हम देखें तो राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, 4 सीट हैं। और यहां पर राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 0 सीट है, यानी कि यहां सीट ही नहीं है। तो आप देख रहे हो, तो अगर राज्यसभा की पहले जम्मू कश्मीर में 5 सीटें थी, लेकिन अब जब से जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े हुए हैं तो यहाँ राज्यसभा की 4 सीटें रह गई, और लद्दाख में अगर हम देखें तो राज्यसभा की कोई सीट ही नहीं है, मतलब 0 सीट है। तो ये चौथी अनुसूची में ही तो परिवर्तन हुआ एक तरीके से। हालांकि लोकसभा की सीटों का जो आवंटन है वो जनप्रतिनिधि कानून 1951 में दिया हुआ है, लेकिन राज्यसभा की सीटों का आवंटन तो चौथी अनुसूची में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हमें, जब जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े हुए तो हमें चौथी अनुसूची में भी राज्यसभा की सीटों के रूप में जो है परिवर्तन करना पड़ गया। ओके, क्लियर हो गया। तो पहले जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 5 सीटें थी जब लद्दाख इसमें शामिल था, लेकिन आज की डेट में यहां पर लद्दाख में 0 सीट है राज्यसभा की और जम्मू कश्मीर में 4 सीट है, तो चौथी अनुसूची में परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो कहने का या बताने का मतलब यही हुआ कि अगर हम आर्टिकल 2 और 3 के अनुसार अगर कोई परिवर्तन होता है जिससे अनुसूची फर्स्ट और अनुसूची 4 में बदलाव आता है, तो ये आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ओके, सिंपल सी बात है। नहीं, फर्स्ट सीट खत्म कर दी गई, और क्या। क्योंकि अगर तुम लद्दाख में देखोगे, क्योंकि लद्दाख में विधानसभा तो है नहीं, तो ना तो कोई विधानसभा की सीट है, ना कोई विधान परिषद की सीट है लद्दाख में, ना राज्यसभा की सीट है, केवल एक लोकसभा की सीट है। तभी तो लद्दाख बार बार कहता है कि भैया हमें एक काम करो, छठी अनुसूची में शामिल कर दो हमें, कैसे ही, ठीक है, हमें कम से कम हमारा कुछ क्षेत्र स्वायत्त तो बन जाएंगे। अब जब मैं छठी अनुसूची बताऊंगा तो लद्दाख का मुद्दा बताऊंगा आपको, क्योंकि ये भी काफी गंभीर मुद्दा है कि लद्दाख वाले बार बार छठी अनुसूची में शामिल होने की क्यों कह रहे हैं। ओके, हाँ जी, एक सीटों का जो आवंटन होता, देखो रीजन क्या है, राज्यसभा की सीट कैसे बनती है ये बताइए। भाई, राज्यसभा की सीटों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। अब लद्दाख क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, अब लद्दाख में विधानसभा तो है नहीं, और जब विधानसभा नहीं है, एमएलए वहां पर नहीं है, तो फिर राज्यसभा की सीट कैसे आ जाएगी। भाई आप देखोगे तो जितने भी संघ शासित प्रदेश है उनमें से
तीन ही तो ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जहां राज्यसभा की सीट है। भाई दिल्ली में क्योंकि विधानसभा है, एमएलए है, इसलिए वहां राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, एमएलए है, इसी वजह से वहां जम्मू कश्मीर में कितनी सीटें हैं? 4 सीटें हैं। ठीक है। पुडुचेरी में विधानसभा है, इसलिए वहां पर राज्यसभा की सीट है। इसके अलावा जो 5 यूनियन टेरिटरी है वहां राज्यसभा की कोई सीट नहीं होती, क्योंकि वहां पर विधानसभा नहीं है, और विधानसभा नहीं है तो एमएलए नहीं है, और एमएलए नहीं है तो फिर राज्यसभा की सीटों का चुनाव कैसे होगा? क्योंकि आप जानते हो कि लोकसभा में जब कोई चुना जाता है तो वो तो जनता के द्वारा चुना जाता है, जबकि राज्यसभा में सीटों का चुनाव कौन करता है? एमएलए के द्वारा चुने जाते हैं राज्यसभा के सदस्य। और जब वहां एमएलए ही नहीं है, भाई लद्दाख में जब विधानसभा नहीं है, एमएलए नहीं है, तो फिर सीट कैसे हो जाएगी वहां पर? समझे? ओके, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? अब उसके बाद हम देखें तो यहां पर एक और पॉइंट आता है कि जो टेरिटरी है, यानी कि कहने का मतलब है कि जो क्षेत्र है, अब दो बातें आती हैं क्षेत्रों को लेकर कि एक तो मतलब ये होता है कि एक तो आता है एक्वायर्ड, यानी कि क्षेत्रों को अर्जित करना, यानी कि क्षेत्रों को अर्जित करने का मतलब, अर्जन करने का मतलब होता है लेना। एक आता है सीड, इसका मतलब होता है अर्पण, मतलब किसी क्षेत्र को देना। तो कई बार हमारे दिमाग में एक बात आती है कि सर हम क्षेत्रों को कैसे दे सकते हैं, यानी कि भारत अगर अपने किसी क्षेत्र को देना चाहे या भारत किसी क्षेत्र को लेना चाहे, तो अर्जन का मतलब तो लेना हो गया, अर्पण का मतलब देना हो गया। अब ये भारत जो है वो अपने आप में एक संप्रभु राष्ट्र है, ये भारत के पास ये पावर है, वो किसी क्षेत्र को देना चाहे तो दे सकता है और किसी क्षेत्र को लेना चाहे तो ले सकता है। ठीक है। उसके लिए भारत बिल्कुल पूरे तरीके से स्वतंत्र है, क्योंकि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। ये बात तो समझ में आ गया। अब बात यह आती है कि अगर भारत किसी क्षेत्र को लेना चाहे तो भारतीय संघ में शामिल, यानी कि कहने का मतलब है कि भारत अगर किसी क्षेत्र को लेना चाहता है तो ऑब्वियस सी बात है कि आर्टिकल 2 के अनुसार वो ले सकता है। ठीक है। जैसे हमने मान लो पाकिस्तान पर अटैक कर दिया और लाहौर उससे जीत लिया हमने, तो आर्टिकल 2 के अनुसार हम क्या कर सकते हैं? उसे भारतीय क्षेत्र में शामिल करना, यानी कि शामिल कर सकते हैं। तो यहां लिख सकते हो भारतीय क्षेत्र में शामिल करना। और कैसे करेंगे? संसद साधारण बहुमत से ऐसा कर सकती है, यानी कि संसद साधारण बहुमत से ऐसा कर सकती है। और ये कैसे होगा? आर्टिकल 2 के अनुसार, आर्टिकल 2 के अनुसार। ठीक है। लेकिन बात आती है कि अगर भारत अपने किसी क्षेत्र को देना चाहे, अर्पण करना चाहे, तो यहां पर एक पॉइंट ये आता है कि उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा, यानी कि कहने का मतलब है 368 के तहत। बिना संविधान संशोधन के आप भारत अपना कोई क्षेत्र दूसरे देश को नहीं दे सकता। अब इसको लेकर कुछ केस भी आए, जैसे एक बेरूबाड़ी केस था 1960 का। ये बेरूबाड़ी केस 1960 का क्या था? एक वेस्ट बंगाल था जिसको हम पूर्वी पाकिस्तान कहते थे पहले, क्योंकि पाकिस्तान के दो हिस्से थे। जो पूर्वी पाकिस्तान था उसको आज हम बांग्लादेश कहते हैं, इनकी कहने का मतलब है बांग्लादेश कहते हैं, और उसके साथ हमारी जो वेस्ट बंगाल है उसकी बाउंड्री लाइन मिली हुई है। तो बांग्लादेश के साथ, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान के साथ 1960 में 9 वर्ग मील का जो हिस्सा था, और वहां पर लगभग 12,000 की आबादी थी, 12,000 की आबादी थी, उसको लेकर विवाद था। और भारत सरकार ने यह फैसला लिया कि हम इस 9